सिंपल सरफेस और नॉन सिंपल सरफेस हमने देख लिया था। सिंपल सरफेस हमने कहा कि हमारे पास क्लोज सरफेस कोई भी जो है जिसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच करे, सिर्फ कट करे, यानी अगर उसके अंदर से हम कोई लाइन पास करें तो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट करे, उसके अलावा वो किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, तो ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सरफेस कहते हैं। और देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ क्लोज सरफेस इज सेड टू बी सिंपल सरफेस if any line drawn through the surface intersects the surface only at 2 points। यानी इंट्रेंस पे और एग्जिट पॉइंट पे सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, जैसे आपके पास ये है सरफेस, तो ऐसे ही सरफेस को हम कहते हैं सिंपल सरफेस। नेक्स्ट फिर हम बताएंगे कि आपके पास नॉन सिंपल सरफेस क्या होगी। नॉन सिंपल सरफेस आपके पास क्या है? नॉन सिंपल सरफेस आप ये देखें, जो आपके पास ऐसी क्लोज सर्फेस हो जो मोर देन, अगर आप उसके अंदर से कोई लाइन पास करते हैं तो वो मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसी सर्फेस को हम क्या कहते हैं, नॉन सिंपल सर्फेस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और जी, ये आपके पास एक सर्फेस है और ई शेप टाइप में ये बना हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास अगर आपने इसमें से एक लाइन पास की है तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स पे सिर्फ नहीं कट कर रही बल्कि 6 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ऐसी सरफेस को हम कहेंगे कि ये आपके पास नॉन सिंपल सरफेस है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इन दोनों सरफेसेस के लिए हम बारी बारी लेंगे, ठीक है, सिंपल सरफेस के लिए भी और नॉन सिंपल सरफेस के लिए भी। तो देखते हैं वो। सरफेस की शेप आप यहाँ पे देख लें, जैसे आपके पास सिंपल सरफेस है, कोई भी एक आपने लिया हुआ है, सिलेंडर शेप लाइक इसकी सरफेस है, और आप इसमें से देख रहे हैं कि कोई भी एक लाइन पास कर रही है, और लाइन पास करेगी सिर्फ एक एंट्रेंस पॉइंट पे और एक एग्जिट पॉइंट पे कट करेगी, अदर देन दिस वो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही। ठीक हो गया। अब देखें, कंसीडर सिंपल सरफेस एस, सो इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस इज एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में उसकी प्रोजेक्शन हो रही है। अब उसमें देखेंगे आपके पास 2 पैचेस होंगे, एक ds1 होगा और एक आपके पास ds2 होगा, द सरफेस एस हुज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन इज ds। ठीक है, यानी देखें आपके पास एक पैच ये है और एक आपके पास पैच आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपके पास ds1 है, ये आपके पास क्या है, बल्कि आप इसको छोड़ें, इस पैच की बात कर लें, यहाँ पे ds1 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, ds2 है। ठीक है, सिर्फ 2 ds पैच है, और ये आपके पास प्लेन कैसे हुआ, देखें ये y प्लेन है, ये z प्लेन है, और ये आपके पास क्या x प्लेन है, तो x और y प्लेन भी ये आपके पास एक्चुअली पड़ा हुआ है सिलेंडर, ठीक है, z की डायरेक्शन की तरफ। n1 हैट और n2 हैट जो है ये यूनिट नॉर्मल्स टू स्मॉल पैचेस है। ये यानी कि आपके पास अगर कोई भी पैच, जैसे मैं अगर यहाँ एक पैच बनाऊं तो उसका कोई नॉर्मल ड्रॉ करें, यानी 90 के एंगल पे अगर आप कोई पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये उसका नॉर्मल है। ठीक है, किसी भी चीज़ का नॉर्मल कैसे होता है, जैसे अभी आपके पास अगर मोबाइल है या लैपटॉप है तो उससे अगर आप एक पेन लेके अपनी तरफ आउटवर्ड करेंगे या इनवर्ट करेंगे तो वो आपकी तरफ आपकी सरफेस से क्या होगा, 90 के एंगल पे अगर बना रहे हैं तो उसका नॉर्मल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये n1 और n2 बता दिए कि दोनों जो सरफेसेस s1 और s2 लेनी है हमने, उनके ये नॉर्मल्स हैं। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, सॉरी फोर्स कह रही हूँ, ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन है वो किस तरह होगा, कंपोनेंट की फॉर्म में होगा, f1 i हैट प्लस f2 j हैट प्लस f3 k हैट आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, अगर इस पे आपने डाइवर्जेंस फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, डाइवर्जेंस फाइंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि आपके पास बच्चों जो होता है ना, इंटेग्रल, दो किस्म के इंटेग्रल शेप आ रहे होते हैं, आप देखते हैं एक आपके पास ये इंटेग्रल आ रहा होता है, एक ये आ रहा होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर जो है सिंपल सरफेस है, ठीक है, जैसे ये कर्व है, इसमें हम स्मॉल पैचेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे वर्क डन के या किसी के भी, हमने स्मॉल पैचेस लिए और इन स्मॉल पैचेस को हमने ऐड करना है, जैसे इसको इसको इसको, ठीक है, इन सारे पैचेस को ऐड करना है तो हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, और वो आप ये वाली इंटीग्रेशन इंटीग्रल यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस सरफेस के बजाय हमारे पास सरफेस कोई ऐसी है जो ज़रा क्लोज सरफेस है और फिर हम उसको ऐसे पूरी सरफेस को पैचेस में अगर डिवाइड करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, उसको ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंटीग्रल लेंगे, वो कौन सा होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो अभी आपने एक जो हम सरफेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपने देखा क्लोज सरफेस है, इसीलिए हम क्लोज इंटीग्रल ले रहे हैं, और हमने यहाँ क्या लेनी है, डाइवर्जेंस लेनी है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस कैसे लेंगे, डाइवर्जेंस के लिए आपको पता था डेल डॉट एफ होता है,
ये जो डाइवर्जेंस एफ लिखा हुआ है ना, यानी किसी फंक्शन की, और फिर उसको हमने डी लिया हुआ है, तो ये आपको पता है डेल डॉट एफ होता है। और डेल आपने पढ़ा था, आपके पास क्या होता है, करली बाय करली एक्स आप ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप क्या ले रहे होते हैं, करली बाय करली वाई जे, और फिर आप ले रहे होते हैं करली बाय करली जी और के ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अभी क्या करना है, ऐसे ही इन सारे को ऐड, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एफ के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगी टर्म। फिर उसको डॉट डी वी लेंगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, करली एफ वन बाई करली एक्स डी वी प्लस करली एफ टू बाई करली वाई डी वी करली एफ थ्री बाई करली जी डी वी, ये बन रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, यानी अब जब हमने डाइवर्जेंस ली तो हमारे पास ये बन गया। अब हम देखते हैं कि हम अगर इन इन तीनों टर्म में से कोई एक टर्म ले लें, जैसे हमने ये वाली टर्म ले ली है, ये टर्म हमने ले ली, और बाकी टर्म नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ ये 3 टर्म ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 सिर्फ थर्ड वाली टर्म हमने अभी इसमें से चूज की है। तो हम देख रहे हैं हमने 3 इंटीग्रल लगाए हुए। 3 इंटीग्रल क्यों लगाए हमने, और 3 इंटीग्रल के भी आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन रहा होगा, डी एक्स डी वाई और डी जी बन रहा होगा, 13 करने में से 1 2 बन रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखें कि हम इसमें देखेंगे, अगर हम सिर्फ इस बात को देख रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे इसको, इसका एक इंटीग्रल अंदर रख लिया मैंने और बाकी बाहर कर लिए, मैं इसका मतलब है मैं सिर्फ z1 से z2 पॉइंट पे जा रही हूँ। z1 और z2 पॉइंट आपके पास क्या थे, यहाँ पे देखें z1, ये पॉइंट जो है आपके पास z1 है, ds1 है जहाँ पे, और ये आपके पास क्या है, dz2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं, तो इसको अगर इंटीग्रेट करूंगी वो क्या होगा, z1 से z2, क्योंकि मैं z के अलोंग सिर्फ कर रही हूँ, तो मैंने सिर्फ z लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और ये dz। लेकिन आपके पास क्योंकि हम अभी पूरी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटीग्रल आपके पास dx और dy भी आएंगे, ठीक है। वॉल्यूम है ना, ये आपके पास एक्चुअली ऐसे ही है, जैसे आप लेते हैं dv। dv क्या होता है आपके पास, dx dy dz। वेरी गुड, dx dy dz, ठीक है। dv किसके इक्वल होता है, dx dy और dz। लेकिन अभी आपने सिर्फ उसको लिया है dy और dz, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, dz अंदर लिख लेना है, बाकी dx और dy आपके पास यहाँ बाहर आ जाएंगे, ये टर्म अंदर आ गई और ये इंटीग्रल अंदर आ गया, और हमने इंटीग्रेट इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, z1 से z2 तक। तो इंटीग्रेटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन जाएगा, टर्म क्या बचेगी, ये तो आपस में कट जाएगा, ये टर्म रह जाएगी, और ये हो जाएगा f3, और f3 में हमने लिमिट्स पुट कर लेनी है z1 से z2, और बाकी आपके पास क्या बचेगा, dx dy, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इंटीग्रल आ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आप देखें, आपके पास आगे अप्लाई लिमिट z1 z2, अगर आपने लिमिट z1 और z2 उसके अंदर अप्लाई कर देनी है, तो वो क्या होगा, f3 फंक्शन था कोई हमारे पास, उसमें किस किस का फंक्शन था, उसमें एक्स वाई भी थे, ऐसा ही था ना, f3 हमने शुरू में बताया कि फंक्शन है जिसके एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट है। तो आपके पास यहाँ एक्स वाई और जी जो है, जी के हम कैसे पुट करेंगे, z2 एक्स वाई, यानी z2 हम ले लेंगे क्योंकि एक्स वाई प्रोजेक्शन में है, तो इसलिए हमने z2 को भी के अंदर भी ब्रैकेट में एक्स वाई लिख लिया। फिर माइनस f3, अब इसमें लिमिट पुट करना है, यहाँ पे मैं मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे z2 आएगा और यहाँ पे z1, जैसे लिमिट थी वैसे ही, और यहाँ पे एंड पे क्या आ जाएगा, dx dy, जैसे आपने लिखा था। फिर इसको इक्वेशन नंबर आप दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 3 जो भी आप बता दें। नेक्स्ट देखें, नो नाउ टेकिंग दिस, अब आप क्या करें, अच्छा हम डाइवर्जेंस थ्योरम ले रहे हैं, और डाइवर्जेंस थ्योरम में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कैसे कर रहे होते हैं, ये हमें देखना होता है, ठीक है। और इसमें अब हम देखें, अब हमने क्या करना है, f3.ds1, तो वो आपके पास सरफेस, अगर इंटीग्रल मैं इसका लेती हूँ, सिंपल एक पैच का लेती हूँ, यानी सरफेस नहीं ले रही यहाँ पे, एरिया सरफेस एरिया ले रहे हैं, ds1 ले रहे हैं, यानी हम एक पैच पहले पैच का ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट f3 के साथ, तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास। ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे है, ये तो आपको आइडिया है ही, जैसे आप लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, आपके पास यूनिट वेक्टर होता है ds वेक्टर डिवाइडेड बाय ds मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड एन हेड ये आपके पास एक साइड पे आ गए, इस वेक्टर की जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक जो बात है वो बताने वाली है कि आपके पास ये डॉट जब खुलेगा तो क्या होगा, f3n, यानी ये मैग्नीट्यूड की टर्म में आ जाएंगे, और साथ cos थीटा आता है, ये cos लिखा हुआ है यहाँ पे, बताया हुआ है cos ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंगल जब ग्रेटर देन 90 हो, तो यहाँ इसका मतलब है एंगल cos के अंदर अंदर एंगल क्या बन रहा होगा, 90, ठीक है, ग्रेटर देन 90 बन रहा होगा।
और ग्रेटर देन 90 होने का मतलब है कि आपके पास कॉस की वैल्यू अगर 90 से बड़ी हो ना, आप कैलकुलेटर में भी पुट करके देख लीजिएगा, 120 हो जाए, 180 हो जाए, तो इन सब के जो भी आंसर आते हैं उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से। फिर आप आगे देखें, आपके पास क्या हो जाएगा, F3 जो है वो क्या है, F3 को हम अगेन जो हमने लिमिट्स की फॉर्म में फाइंड किया हुआ है वो पुट कर देंगे, F3 एक्स वाई Z1, और सॉरी यहाँ पे Z2 लिखना है, वैसे काफ़ी मिस्टेक हुई हुई है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास Z2 आ जाएगा माइनस, और फिर आपके पास आगे आता जाएगा, ठीक है, Z1, नहीं सॉरी, ये मिस्टेक नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल पैच 1 की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ S1 की ही बात कर रहे होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको Z1 ही लिखना है। Z1 DS1 आ जाएगा, और DS1 की क्या हो जाएगा, सरफेस ले रहे हैं, XY प्लेन है, तो यहाँ पे XY आ जाएगा, ठीक है। और सेम आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप S2 का निकालेंगे, तो S2 का भी आपके पास ऐसे आ रहा होगा, लेकिन S2 में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। S2 के केस में आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, बल्कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा कि आपके पास एंगल जो है वो लेस देन 90 होगा। तो एंगल जब लेस देन 90 हो, कॉज जो है वो आप 60 पुट कर लें, 30 पुट कर लें, लेस देन 90, वो सारी वैल्यू क्या होती है, उनका जो भी आंसर है उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन नहीं होता, ठीक है। तो एक्यूट एंगल है यहाँ पे बन रहा है सेकेंड बैच के लिए, तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो है पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। बाकी सेम वैसे ही जैसे भी हमने फर्स्ट के लिए फाइंड किया, सेकंड के लिए आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, ठीक है। 3 और 4 यानी इस पैच 1 और पैच 2 के लिए जो हमने फाइंड की उनको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करते हुए हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव जो हमने DS2 के लिए फाइंड किया था वो ये वैल्यू आ गई, और जो DS1 के लिए किया था वो मैंने इधर लिख दी। इधर इसलिए लिख दी क्योंकि वो माइनस का साइन था, तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी और नेगेटिव वैल्यू उधर बाद में लिख दी। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है मुझसे, यहाँ पे 2 इंटीग्रल आपने डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखिए dx dy है ना, तो यहाँ पे आपने 2 इंटीग्रल डालने हैं। मैं आपसे शेयर कर चुकी थी, फिर मुझे ख्याल है कि मुझे डालने, फिर मैंने कहा मैं लेक्चर के बीच बता दूंगी कि यहाँ पे 2 इंटीग्रल आपने डालने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा, आपके पास F3 डॉट DS1 और F3 डॉट DS2 है, तो इंटीग्रल अगर हम सम कर दें इन दोनों टर्म्स को, तो वो क्या हो जाएगा, F3 डॉट DS1 प्लस DS2, ठीक। और ये सारी टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि Z1 से Z2 तक पे आप जा रहे हैं, और आपके पास करली F3 बाय करली Z और dv आ जाएगा, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म ये बन जाएगी। सेम आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे, ds लिख लेंगे, ds आ जाएगा, इस सारे को सम को करके हम DS1 प्लस DS2 को कह देंगे ds है, वो आपके पास ये आ जाएगा। और आपके पास ये टर्म वैसी ही रहेगी। अब नेक्स्ट टर्म इससे मैंने क्या की, के हमने कर दिया, के हम क्यों लाए, के हम हेड यहाँ पे हमने एक मेंशन कर दिया, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि क्योंकि हम लॉन्ग जी एक्सिस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जी के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, तो लॉन्ग जी एक्सिस कर रहे हैं, इसलिए हमने के लिख दिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये फाइंड कर लिया अभी, ऐसे ही आप क्या करेंगे कि y के लिए भी कर लेंगे। तो y का क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे j आएगा, और कली F3 सॉरी F2 बाय कली y आ रहा होगा dv। बाकी सब सेम जैसा आपके पास इक्वेशन नंबर 5 में है। और फिर उसके बाद आप देखिए इक्वेशन नंबर आपके पास जो नीचे है, ये इक्वेशन आएगी इक्वेशन 1 के लिए अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे F1 ये I है, ठीक है, I है, I हैट होगा यहाँ पे ds, और यहाँ पे करली F1 बाय करली x हो जाएगा dv। तो ये आपके पास एक आपने निकाली, दूसरी आपने सिमिलरली बता देना है कि वो ऐसे आ जाएंगी। बस उसमें आपने ध्यान रखना है कि 2 वाले में y हो, j हो, हैट हो यहाँ पे, और x वाले में आपके पास F1 हो और I हो, हैट हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएंगी, F1 I हैट ds प्लस F2 j हैट ds प्लस F3 k हैट ds। और जो आपके पास ये वाली साइड बनेगी उसमें आप देखेंगे ये आपके पास क्लोज इंटीग्रल की टर्म है, जो आपके पास कर लिया F1 बाय कर लिया x dv प्लस कर लिया F2 बाय कर ली y dv प्लस कर ली F3 कर ली बाय कर ली z कर dv आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब dv क्योंकि सब में है तो उसे हमने कॉमन ले लिया, बाकी टर्म आपके पास ऐसे आ गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ds अपने हैं तो वो कॉमन ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट से, बाकी F1 I हैट प्लस F2 j हैट प्लस F3 k हैट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इस सारे को, क्योंकि ये f के ही जो है वेक्टर फंक्शन जो था उसके हमने बताए थे, उसकी एक रिप्रेजेंट किया था हमने वेक्टर फॉर्म, तो वो आप f डॉट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। ये आप s लिख लेंगे क्योंकि इस सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास। जबकि इस साइड जो इसकी ये वाली साइड बन रही है, ये वाली साइड आपके पास क्या बन रही है,
ये तो एग्जैक्टली वही नहीं बन रही जो डाइवर्जेंस की थी, डाइवर्जेंस एफ। तो हम यहाँ लिख देंगे डाइवर्जन एफ डॉट डी वी। तो ये क्लोज इंटीग्रल वी हो जाएगा। यहाँ से आपको डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड हो रहा है, जिसमें यही बताया गया था कि आपके पास सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फंक्शन का किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस और वेक्टर इंटीग्रल होगा। तो ये आपके पास देखिए 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन में है, और ये हमें फ्लक्स का बताया गया, आउटवर्ड फ्लक्स का बताया गया। तो वो दोनों केसेस में हमारे पास इक्वल है, जो हमने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम फाइंड किया था। और ये जो आपके पास गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन इस दफा आप जो ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास केस है जब आपके पास क्या हो, क्लोज्ड सरफेस सरफेस। बिल्कुल सिंपल और क्लोज सरफेस हो। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे जाके हम सिंपल क्लोज सरफेस के अलावा हम किसको देखेंगे, नॉन सिंपल सरफेस को हम देखते हैं। ठीक है, नॉन सिंपल सरफेस जैसे हमने ये वाली बताई गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में, हम नॉन सिंपल सरफेस पे जाएंगे और उसमें देखेंगे, और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 मैंने यूं बता दिए, यानी एक आपके पास ये जो है ई शेप आपके पास था। तो आप देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स पे कट किया हुआ है, ये 6 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया हुआ है। तो 6 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम, जैसे वहां पे हमने क्लोज सरफेस ली और उसमें सिर्फ सिंपल सरफेस थी, तो इस वजह से सिर्फ 2 पॉइंट्स पे उसने कट किया हुआ था। अभी की जो सरफेस है ये इस पे इसने कितने जगहों पे कट किया हुआ है, 6 पॉइंट्स पे कट किया हुआ है। तो हम अब देखेंगे कि हमारे पास ये जो 6 पॉइंट्स है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसमें आप देखें, अगेन आप चलेंगे वैसे ही जैसे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम है, आपने क्लोज इंटीग्रल लिया, डाइवर्जेंस एफ डॉट डी वी लिया, और वो ये अगेन आपके पास वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था, डेल डॉट एफ है। ठीक है, तो उसका आपने डी वी के साथ लेना होता है डॉट। ठीक है, तो ये आप लेंगे, आप देखेंगे डेल डॉट एफ जो है वो ये बन जाएगा, और सॉर्ट डी वी आपके पास ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी इनको अलग अलग एक दफ़ा ओपन करके आपने ऐसे लिख लिया, और अब आगे चलेंगे आप। अगर एक आप कर लेते हैं ना बच्चों, तो दूसरा आपके लिए बड़ा इजी है, उसमें सारे स्टेप वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुई हुई है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन आप ऐसा करेंगे, एक कोई सिंगल फैक्टर को ले लेंगे, जैसे हमने इसको ले लिया, उसको लेके हम चले, तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 3 इंटेग्रल आ रहे हैं, क्लोज इंटेग्रल आ रहे हैं, और कर ली F3 पे कर ली जी, और dv की जगह हमने यहाँ का क्या लिख दिया, dx dy और dz, क्योंकि dv मतलब d वॉल्यूम है एक्चुअली, तो वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन है, और वो 3 क्या होंगी, एक्स वाई जी। और क्योंकि ये z की बात है, तो हम अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या ले रहे हैं, एक इंटेग्रल यहाँ पे बेटा लेना है आपने, ये मुझसे मिस्टेकिंगली नहीं हुआ, तो ये आप लिख लीजिएगा लाजमी, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z अंदर है तो यहाँ पे dx और dy आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपने 2 इंटेग्रल इसीलिए लिए हुए हैं क्योंकि ये देखें dx और dy है, इसलिए आपने 2 इंटेग्रल लिए हुए। और नेक्स्ट पे अब आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे इनको, इस टर्म को आपने अगर लिया हुआ है तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, और आप इसमें देखेंगे कि आपके पास, जैसे हम यहाँ डीजी करते थे ना, और Z1 से Z2 ले रहे थे क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे कितने 6 हैं, तो हम Z1 से Z2 तक पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर Z3 से Z4, फिर Z5 से Z6, और ये देखें ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर 2 इंटेग्रल हैं, और वो dx और dy बाहर आ रहा है। फिर आपने क्या करना है, अब इनको बारी बारी, अब जैसे इसको किया वेक्टर फंक्शन f3 जो था, इसकी अगर लिमिट पुट करूंगी तो वो क्या होंगी, वेक्टर फंक्शन f3 जो था वो किस, उसके एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या क्या थे, एक्स वाई जी थे, एक्स वाई आगे जो जहाँ पे z है वहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली टर्म में z2, और z2 भी क्योंकि एक्स वाई प्रोजेक्शन पे है तो हमने उसकी ब्रैकेट में एक्स वाई लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक्स वाई z1, उसकी ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट टर्म प्लस, फिर F3, फिर आप लिखेंगे कि यहाँ पे Z3 से Z4 है, सॉरी Z4 से Z3, पहले Z4 वाली लिमिट पुट करनी है, फिर Z3, तो F3 XY Z4 XY हो जाएगा, माइनस F3 XY Z3 XY हो जाएगा। फिर आपने प्लस किया, नेक्स्ट टर्म आ गई, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी, F3, और उसमें क्या आ जाएगा, XY Z6 XY माइनस F3 XY Z5 XY, ये हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपके पास क्लोज हो गई। अब अपने इंटेग्रल 2 लिए हुए थे, तो इंटेग्रल 2 थे तो यहाँ पे dx dy आ जाएगा। इस इक्वेशन का नाम आप ए इक्वेशन में बता देंगे। और अब आपने क्या करना है, अब आप अगेन ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब आप करेंगे कि जैसे सरफेस इंटेग्रल लेते थे ना हम डिफरेंट का, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सरफेस इंटेग्रल लेंगे ds1 पैचेस जो हमने लिए हुए थे जैसे, तो उसका अगर इंटेग्रल ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, f3 डॉट ds1 हो जाएगा।
यहाँ से चले अब ds, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में था तो उसको अगर हम हैट और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ds1 वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगेन आपके पास अगर इसका डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो वो आपके पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि आपके पास एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब ये वाली टर्म आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। और आपके पास जो f3 है, f3 क्या है, f3 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, f3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन z1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म s1 लिखी हुई है तो यहाँ पे सिर्फ z1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ds1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिमिलरली आपने क्या करना है, f3 ds2 पे करेंगे तो उसमें आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो एंगल आपके पास कॉस क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे z2 लिख देंगे, x पे वो आ जाएगा आपके पास ds2। अब वो ds2 की जगह आप dx dy भी लिख सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 3 के लिए करेंगे, f3 भी है आपके पास तो f3 में आपके पास z3 आ जाएगा, लेकिन z3 में क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, इसमें बच्चों आपके पास पता है क्या हो रहा है, अब देखिए जैसे फर्स्ट आपके पास नेगेटिव थी, सेकंड पॉजिटिव थी, थर्ड नेगेटिव टर्म आ रही है, बाकी सिर्फ यहाँ पे z3 आ रहा है, बाकी सेम एज इट इज जैसे ऊपर चलते आ रहे हैं। फिर थर्ड के बाद फोर्थ आएगी, फोर्थ इंटरसेक्शन पॉइंट था तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 4 लिखना है, ठीक है, ये 4 आ गया आपके पास। और फिर उसके बाद आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, 4 के बाद फिफ्थ है, फिफ्थ नेगेटिव के साथ आ जाएगा, फिर 6 पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये 6 पॉइंट जो है वो ऑल्टरनेट पॉइंट पे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन 6 पॉइंट को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे वो आपके पास कैसे हो जाएंगे, वो आप सारे एक दफा लिखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्टली कर लिया, आप एक दफा लिख लीजिएगा। तो उसमें आप लिख लें कि ds1 प्लस ds2 ये सारी चीजें अंदर आ जाएंगी और f3k जो है ना ये तो सब में कॉमन है। हमने क्योंकि सबको k हैट के साथ z एक्सिस के लॉन्ग देखा है तभी तो हमने dx dy लिए थे, सब में सेम dx dy थे, ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे ये चीज कॉमन आ जाएगी और ये आपने बीच में अंदर लिख लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस साइड पे जितनी सारी चीजें ऐड होंगी वो किसके इक्वल बन रही होंगी, पहले f3 बाय कर लीजिए dv के इक्वल बन रही होंगी, ठीक। और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपके पास जो ये सारी टर्म है इसको हम ds भी कह सकते हैं, हमने ds कह दिया। ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 7 बन गई, ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच हमें एक रिलेशन शो कर रहा है और ये हमारे पास कौन से पॉइंट के लिए है, के डायरेक्शन में हमने दिया है, तो ये उसमें है आपके पास यूनिट वेक्टर के में। सिमिलरली आपने के बजाय जे के अगर सेकंड वाला लेते हैं तो आपके पास f2 की फॉर्म में होगा और वो होगा किसमें, जे में, तो यहाँ पे करली वाई आ जाएगा। फिर उसके बाद आई हैट आप लेंगे तो आई हैट आपके पास क्या हो जाएगा, करली f1 बाई करली x हो जाएगा, dv की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऐड करने के बाद जो ये तीनों टर्म ऐड होंगी ना उन ये आप बेटा लिखिएगा, मैंने यहाँ डायरेक्ट स्टेप कर दिए, तो आपने ये तीनों टर्म एक्स यानी के जे और आई वाली यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि किसके इक्वल बन रहा है, ये तीनों डाइवर्जेंस के इक्वल बन रहा है। और हाँ, ये सरफेस इंटीग्रल का बन रहा है, एक साइड आपके पास डाइवर्जेंस बन रही है और एक आपके पास सरफेस इंटीग्रल की बन रही है, ये वाली सरफेस वाली होगी और ये वाली आपके पास ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी, ये मैंने उल्टा कर दिया, आप इनको उसी सीक्वेंस में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो थ्योरम आया ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर मैम नॉन सिंपल सरफेस। मैम जो इक्वेशन 1 और 2 बनाई है उसमें आपने सिंगल इंटीग्रल ली